नमस्कार, वेलकम टू मेमॉन्स एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के प्री के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 के PYQ कर रहे हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, ICT, रोबोटिक्स, AI, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी के PYQ कर चुके हैं। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसका पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच कीजिए। जो पहला पार्ट हुआ था उसमें बताया था मैंने कि ऑपरेशन सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है बूटिंग। क्या होता है? बूटिंग होता है। ठीक है, जैसे कि देखना, ये आपका हो गया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को रन करने के लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें होती है मेमोरी। तो जो OS होता है वो लोड होता है किसमें? मेमोरी में होता है। और जो लोड होने की प्रक्रिया, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोड होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है बूटिंग। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है इसका मतलब क्या होता है? कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब होता है कि जो सोर्स कोड होते हैं उनको ये बाइनरी कोड यानी कि मशीनी भाषा में चेंज करता है कंपाइलर। हुआ क्लियर? जो डिबगिंग है इसका मतलब क्या होता है? तो डिबगिंग का मतलब होता है कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई एरर है, कोई बग है, उसको खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं डिबगिंग। हुआ क्लियर? जो लोडिंग है, लोडिंग का मतलब क्या होता है? जो कंपाइलर होता है प्रोग्राम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया होती है ताकि जो CPU है यानी कि कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट जो है इसे ये एग्जीक्यूट कर सके। तो ये होता है लोडिंग। हुआ क्लियर? चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पहले ये जान लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो ओपन सोर्स कोड होते हैं ये एक्चुअली सार्वजनिक रूप से, पब्लिक रूप से उपलब्ध होते हैं। जो यूज़र है वो उसको आसानी से देख सकता है, उसमें वो संशोधित कर सकता है। ये होते हैं ओपन सोर्स। लेकिन जो विंडोज़ है ये एक्चुअली बंद सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो सोर्स कोड होता है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन यहाँ पर जो यूनिक्स दिया है, यहाँ पे जो एंड्रॉयड दिया है, ये एक्चुअली ओपन सोर्स OS के एग्जाम्पल है। हुआ क्लियर? JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, आपकी जो फोटो होती है, ठीक है, ये JPG होती है, फॉर्मेट होती है। ठीक है, आपका जो वीडियो होता है ये MP4 में होता है, आपका जो ऑडियो होता है ये MP3 होता है फॉर्मेट में। जैसे कि मान लो ये आपका घर है। ठीक है, घर में देखना कि बच्चे लोग का रूम अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, माता पिता का अलग होता है, किचन अलग होता है, हॉल अलग होता है। इसी प्रकार से आपकी फ़ोटो के लिए फॉर्मेट अलग होगा, वीडियो के लिए फॉर्मेट अलग होगा, ऑडियो के लिए फॉर्मेट अलग होगा। हुआ क्लियर? तो जो JPEG है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग होता है? जैसे बताया था मैंने कि एक घर है। ठीक है, तो घर में बच्चे यहाँ रहेंगे, माता पिता यहाँ रहेंगे, बड़े यहाँ रहेंगे, हॉल में सब रहेंगे, खाना किचन में खाएंगे। ठीक है, इन सब का एक अलग से स्टोर करने का एक तकनीक होती है कि यहाँ यहाँ पे रहेंगे तो वो चीज़ बढ़ जाती है, तो जो ट्रैफिक है वो बढ़ नहीं पाता। इसी कारण से जो हर एक चीज़ का अपना एक स्टोर करने का होता है फॉर्मेट। जो इमेज है वो उसका जो स्टोर करने का होता है फॉर्मेट वो होता है JPEG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? MPEG का अर्थ क्या होता है? तो MPEG का अर्थ होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये एक जो है इंटरनेशनल मानकी संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन IEC से
एड होता है, उसके साथ एक कार्य करने का संघ है जो ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के लिए मानक विकसित करता है। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, खालिस्तान कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी कुकी। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो गूगल में बार बार, ठीक है, तो जो कुकीज़ है वो आपको जान लेता है कि आप इस चीज़ को सर्च करते हो, फिर उसमें जाके देखते हो कि इसमें क्या क्या दिया है। तो कुकीज़ जो है ऐसे ही आपकी जो लॉगिंग आईडी हो गई, ठीक है, साइटें हो गई, इन सभी आईडी को वो अपने आप में सेव कर लेता है, ताकि जैसे ही आपने पी दबाया या ऐप दबाया तो आपका ऐप भी खुल जाएगा, जैसे ही आपने आई दबाया तो इंस्टा खुल जाएगा, जैसे ही आपने जी दबाया तो जियोग्राफी खुल जाएगा, जैसे ही आपने सी दबाया तो कंप्यूटर खुल जाएगा। इस प्रकार से कुकीज होती है। तो ये जो है एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर में ब्राउजिंग जानकारी को संग्रहित करती है। क्या कहलाती है? कुकीज। क्या कहलाती है? कुकीज कहलाती है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डीएनएस दिया है, यहाँ पे आपको यूआरएल दिया है, यहाँ पे आपको प्लेग इन दिया है। ये सभी जो है, ये तीनों चीज़ जो है मैं पार्ट 1 जो लेक्चर हुआ था उसमें कर चुका हूँ एक्सप्लेन। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्राइटेरिया संतुष्ट करता है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो ओ ऑब्जेक्ट यानी ओ, ओरिएंटेड यानी कि ओ, पी यानी कि प्रोग्राम यानी कि OOP क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग प्रतिमान है जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के आधार पर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और डिज़ाइन करता है, उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको पॉलीमॉर्फिज्म ये भी होता है, इनहेरिटेंस ये भी होता है, और ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन ये भी होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम ओवर राइटिंग। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन आप यूज़ करते हो, जैसे कि आपने जो आपकी FB आईडी होगी, आपकी जो इंस्टा आईडी होगी, आपने अगर उसको प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, पब्लिक करा है, तो सभी लोग आपकी फ़ोटो आपके फ्रेंड को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर उसको प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, तो आपकी फ़ोटो आपके फ्रेंड को कोई भी दूसरा व्यक्ति जो आपका फ्रेंड नहीं है वो नहीं देख सकता। हुआ क्लियर? तो ये जो चीज़ होती है ये आपके डाटा को सिक्योर रखता है, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना होने से। हुआ क्लियर? तो ये कहलाता है इनक्रिप्सुलेशन। आया समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में बाइनरी डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये एक्चुअली बाइनरी पद्धति पर ही काम करता है, जो 0-1 होती है। 0 और 1 की पद्धति पर ही आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है? वो काम करता है। हुआ क्लियर? ठीक है, जो 0-1 है जो पद्धति है, इसका आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे कर लेगा, किसने किया आविष्कार? ठीक है, किसने किया है? तो वो किया है जॉर्ज, क्या नाम है उसका? जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले ने इसका आविष्कार किया है, ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वेरी IMP लगा लेना। जो जॉर्ज बुले है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने बाइनरी नंबर का विकास किया है, इसका आविष्कार किया है। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है ये एक्चुअली हमारा बाइनरी पद्धति पर ही काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपका बिट। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको दिया है निबल, वर्ड और बाइट। ठीक, ये क्या होता है? अब यहाँ पे दिया है आपका निबल। निबल क्या होता है? 4 बिट्स का होता है निबल। ठीक है, जो बाइट है, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। जब 8 बिट्स मिलेंगे तब एक बाइट बनता है। जो वर्ड है ये एक्चुअली प्रोसेसर के आधार पर 16, 32 या 64 बिट्स का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको इतना डीप जानना नहीं है, ये जान लेना
कि 4 बिट्स इज इक्वल टू निबल, 8 बिट्स इज इक्वल टू बाइट। वह के लिए ध्यान रखना चीज का। संगणक में यानी कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी, बता चुका हूँ सबसे छोटी है कौन सी है, तो वो है बिट। ठीक है, और जो बिट है इसका आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए वो है जॉर्ज बूले ने इसका आविष्कार किया था। वह क्लियर। जो आपका कंप्यूटर होता है ये एक्चुअली 0 1 पर ही काम करता है। वह क्लियर। एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है आपका 8 बिट्स। बताया था मैंने कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, वो होते हैं 8 बिट्स। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। 1 टेराबाइट्स में कितने मेगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब 10 24 क्या बाइट्स ये मिलेंगे तो आपका बनेगा 1 KB बनेगा, 1 किलोबाइट। ठीक है, जब 10 24 किलोबाइट ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा MB बनेगा। ठीक है, जब 10 24 MB मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा GB बनेगा। ठीक है, जब 10 24 GB बनेगा मिलेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बनेगा। ठीक है, तो ये जो टेबल याद रखना कि 10 24 बाइट जब मिलेंगे तो वो बनेगा 1 KB, और 10 24 KB जब मिलेंगे तो वो बनेगा 1 MB, जब 10 24 MB मिलेंगे तो वो बनेगा 1 GB, जब 10 24 GB मिलेंगे तो वो बनेगा 1 टेराबाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन करा है उसने 1 टेराबाइट यानी कि TB में कितने मेगाबाइट यानी MB पूछा है। ठीक है, जैसे कि देखना यहाँ पे बना है 1 टेराबाइट, और यहाँ पे जो 1 टेराबाइट बना है ये कैसे बना है, ये बना है 10 24 GB मिलके 1 टेराबाइट का निर्माण करते हैं। वह क्लियर, इतनी क्लियर होगी बात। परंतु यहाँ पूछा है आपका क्या, MB पूछा है, तो यहाँ पे देखना 10 24 MB मल्टीप्लाई 10 24 MB। ठीक है, इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 टेराबाइट बनेगा। कैसे देखना, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 1,84,576, और ये जो इकाई होगी ये बनेगा आपका 1 TB बनेगा। वह क्लियर। अब मुझे इतना इसलिए पता है क्योंकि मेरा जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहा है, तो हमने ये सब कुछ इंजीनियरिंग में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप इतनी संख्या याद मत रखना, आप ओनली इतना रखना कि जो 10 24 बाइट है वो इज इक्वल टू है 1 KB के, 1 KB यानी कि 10 24 KB इज इक्वल टू 1 MB, 10 24 MB इज इक्वल टू 1 GB, और 10 24 GB इज इक्वल टू 1 TB। इससे आप सारे क्वेश्चन को हल कर लोगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 24 मल्टीप्लाई 10 24। वह क्लियर, ध्यान रखना। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया था मैंने कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। ठीक है, GB में कितने बोल रहा है वो, कितने मेगाबाइट यानी कि MB होते हैं। ठीक है, तो 10 24 क्या जब मिलते हैं MB तो क्या बनता है, वो बनता है GB। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 24, ऑप्शन ए 10 24। 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं, 10 24 MB होते हैं। वह क्लियर है, ध्यान रखना। 1 टेराबाइट समतुल्य होता है तो ये होता है ऑप्शन डी 2⁻40 बाइट का होता है 1 टेराबाइट समतुल्य। ठीक है, 1 गीगाबाइट समतुल्य होता है, इसका आंसर होगा 1 गीगाबाइट समतुल्य होता है 10⁻13, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट एंड जनरल साइंस में आया है। बाइनरी संख्या 1011 एक दशमलव समतुल्य है, तो जो संख्या है आपकी बाइनरी 2 दशमलव कैसे बनती है तो वो जान लीजिए आप। ठीक है, जैसे कि आप देखना, इसे आप लिखना 1 0 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना आप 2 2 2 2 2। ठीक है, अब इसको उल्टा लेके आना, 0 1 2 3 और 4। ठीक है,
अब जो है आपका 0 कितना होगा, ये 1 होगा, ठीक है। 2 ओनली 2 होगा। 2 कितना होगा, वो होगा 4। 2 कितना होगा, वो होगा आपका 6। और 2 कितना होगा, वो होगा 16, ठीक है। अब जो ये संख्या आई है, इससे इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका क्या आंसर होगा, 1 × 1 1 होगा, ठीक है। 2 × 1 2 होगा, ठीक है। 4 × 1 4 होगा। 6 × 0 0 होगा। 60 × 1 16 होगा, ठीक है। अब इन सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 16 4 20 और 2 22 और 1 23। कितना हो जाएगा, 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वह क्लियर। ये समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे और अच्छे से समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको आएगा इस टाइप का, मतलब इस पीएससी में या कोई भी एग्जाम में पीएससी की, तो आपको बनना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल। वह क्लियर, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे दी गई है आपकी बाइनरी संख्या, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ⁸8 ऑक्टेन नंबर के बराबर होता है। इसे आप वैसे निकालना, इसे निकाला हमने इसके पहले, ठीक है। टाइम बहुत चल जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 200, वो होगा 321 ⁸8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ना बने तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे छोटा सा लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त प्रतीक सेट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली एक संख्या, कौन सी, 16 संख्या प्रणाली है जो 16 अलग अलग सिंबल का उपयोग करती है। जैसे कि 1 से लेकर 16 तक ये आपका संख्या दी गई है, और ये संख्या जो है ABCD के जो सिंबल होती है उसका यूज़ करती है, ठीक है। तो इन प्रतीकों में 0 से 9 तक के अंक होते हैं, और A से लेकर F तक के अक्षर शामिल होते हैं। जहां पर A = होता है क्या, A = होता है 10, B = होता है 11 और F = होता है 15, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 9 और A से F तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, तो ध्यान रखना ये आपका है कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका है कंप्यूटर। कंप्यूटर में 3 प्रकार की होती है मेमोरी, ठीक है। 1 2 और 3। कौन कौन सी होगी, एक होगा आपका रोम, एक होगा आपका रैम, और एक होगा आपका केस मेमोरी, ठीक है। ये 3 प्रकार की मेमोरी होती है, रोम, रैम, केस मेमोरी। तो जो रैम होती है, तो जो रोम होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो केस मेमोरी होती है, ये एक्चुअली CPU और मेमोरी के बीच में होती है, ठीक है। और इसमें से जो रोम होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पे डेटा सेव कर दिया तो वो डेटा तब तक रहेगा जब तक आप उसे डिलीट ना करो, तो वो होती है रोम में से होता है आपका हर डेटा। पर जो रैम है, रैम एक्चुअली क्या होता है कि ये जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक है, और कंप्यूटर चालू होने के साथ जो आप डेटा यूज़ करते हो, वो डेटा यूज़ होता है, सेव होता है रैम में। पर जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है तो रैम से वो सब चीज़ हट जाती है, ठीक है। तो ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी कौन सी होती है, ये मेमोरी होती है अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वो क्लियर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। निम्नलिखित प्रकारों को मेमोरी को डेटा ट्रांसफर गति के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे कम होगा, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, ठीक है। तो सबसे तेज मेमोरी यहाँ पर कोई है तो वो है आपका केस मेमोरी।
लेकिन यहीं पर आपका होता रजिस्टर। ठीक है, तो ये सबसे तेज मेमोरी होती। तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होने की प्रोसेस है सबसे धीमी किस में होती है, तो वो होती है आपका, सबसे धीमी किस में होती है, तो वो होती है ऑप्शन ए। पहले ए आ जाएगा। ठीक है, ए फॉर होता है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। जो HDD है इससे थोड़ा सा तेज डेटा ट्रांसफर होता है SSD में यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइवर में, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर। हुआ क्लियर? फिर इससे तेज होता है रैम में। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इससे तेज होता है, फिर इसके बाद आता है आपका डी आएगा, यानी कि केस मेमोरी में। ठीक है, अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो रजिस्टर बाद में आता आपका ई मान लो, यानी कि रजिस्टर जो है सबसे तेज डेटा ट्रांसफर होता है इसमें से। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि केस मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी दोनों ही मेमोरी की स्पीड अधिक है, परंतु रजिस्टर की क्यों है और केस की क्यों नहीं है, तो ध्यान रखना जो सीपीयू के करीब में होती है केस मेमोरी इसलिए तेज होती है, लेकिन इससे ज़्यादा तेज होती है किसकी, वो होती है रजिस्टर की। क्यों होती है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होता है। इसलिए मैं बता चुका था कि हम जब पढ़े थे सीपीयू का एक पार्ट रजिस्टर भी है जो डेटा को सेव करने का काम करता है और सबसे त्वरित रिजल्ट पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि आपको दिख रहा है ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। अगर रजिस्टर होता है तो ई भी आता। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना चीज का। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि माध्यमिक मेमोरी होती क्या है। जो माध्यमिक मेमोरी होती है वो एक्चुअली इसमें हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD आदि आते हैं। ये स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करते हैं, यानी कि माध्यमिक मेमोरी वो कहलाती है जो डेटा को स्थायी रूप से सेव करती है। तो ध्यान रखना इसमें से जो रैम होता है, लेकिन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यानी कि RAM होती है, ये एक्चुअली स्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डाटा जो है ये चला जाता है। ठीक है, और जो माध्यमिक मेमोरी होती है कौन सी होती है, वो सभी स्थायी मेमोरी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है। नहीं है तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी है। वह क्लियर? ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिया था, छोड़ दो इसे। तो XML का पूरा नाम क्या है, जो X मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह क्लियर? एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आज आप जो कैनवा यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हो, इसके पहले अगर मान लो आपको किसी PDF का नाम हटाना हो, किसी PDF में फ़ोटो हटाना हो, किसी PDF में फ़ोटो ऐड करना हो, तो वो एडोब रीडर से होता था, जो क्या है, जो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एडोब रीडर जो है एक तरह का फोटोशॉप है। वह क्लियर? ध्यान रखना चाहिए। MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूज़र इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ध्यान रखना MS-DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक CUI यानी C फॉर कैरेक्टर्स, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यूज़र को कार्य करने के लिए टेक्स्ट कमांड टाइप करनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कमांड आधारित इंटरफेस। वह क्लियर? जब कोई वेब पेज सर्वर पर नहीं मिलता तो HTTP में कौन सा स्टेज कोड लौटाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, ये सभी जानते हो, जब कुछ सर्च करते हो आप और उसके बाद उस सर्वर में कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता तो 040 नॉट फाउंड स्टेट्स कोड लौटाया जाता है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो आपका
HTTP है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जो अब तक आपके 2012 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं सभी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए उसे PDF के लिए।